सुनील सुब्रमण्यम जी को भी अपने शो में शामिल करते हैं, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड। सुनील, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ पे आपका स्वागत है। बहुत ही सॉलिड रैली आ गई 2-3 हफ्तों के अंदर। आपको लग रहा है ये वॉर इश्यूज और वॉर से ग्रोथ पे जो इम्पैक्ट होगी वो सारे इश्यूज अब कंप्लीटली डिस्काउंटेड है, बाजार अब अर्निंग्स को देखेगा, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स? देखिए, आप जो कह रहे हैं सही है इन द सेंस दैट कि वॉर एक एक्सटर्नल फैक्टर है और एक्सटर्नल फैक्टर का एक्सटर्नल फ्लोज के ऊपर आपने देखा असर, राइट? देयर वर एफआईएस का कंसिस्टेंटली आउटफ्लोज रहा है, मगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की स्ट्रॉन्ग फ्लोज और अल्टीमेटली ये वॉर का क्या एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर होगा, ये आंसर मार्केट ने ढूंढा है कि नहीं। क्यों, क्या इफेक्ट है वॉर का कि अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में ऑयल का स्पाइक, कमोडिटी प्राइसेस, फूड के स्पाइक ये हो सकते हैं, मगर वॉर ऐसी चीज परमानेंट नहीं होती है। वॉर ऐसी चीज मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लीजिए, जो भी चीज है एक शॉर्ट टर्म आप कैसे एक स्पाइक आ सकता है और शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ऑयल के कारण कई कंपनियों की बढ़ सकती है। मगर आपको यह देखना है कि क्या आप 6 महीने के लिए खरीद रहे हैं, आप 3 साल 5 साल के आउटलुक से खरीद रहे हैं, क्या ऑयल प्राइस वापस बिलो 100, 70, 80 लेवल तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि वंस टेंशन कम होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको देखिए सप्लाई बढ़ जाएगा। ऑलरेडी अभी ईरान से सप्लाई शुरू होने की बात हो रही है, तो ऐसी चीज में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ड्राइव कर रहे हैं रैली को। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का फोकस ऑलवेज डोमेस्टिक सिनेरियो के ऊपर हुआ और एक पॉलिटिकल जो एक कंसर्न था इन टर्म्स ऑफ द सेमीफाइनल, जो मैं कहूंगा ये 3-4 इलेक्शंस जो हुई, तो वहां पे एक रिजाउंडिंग जो विक्ट्री मिली है लीडिंग रूलिंग पार्टी को, तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंडिया की जो रिफॉर्म्स ओरिएंटेशन, देखिए फार्मर बिल पे इतनी बात हुई और विड्रॉल के ऊपर इतना चर्चा हुआ, मगर क्या असर पड़ा? इवन वेस्टर्न यूपी में जहाँ पे फार्मिंग लॉबी है ज्यादा असर नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंस आ सकती है कि कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स, तो अल्टीमेटली इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, जो इतने साल से हम सोच रहे कि आ जाएगा आ जाएगा, अब लगती है कि जरूर इस नए माहौल में, राइट, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ पहुंच सकती है। तो नेचुरली अभी फोकस उसी चीज के ऊपर होगा कि इस जीडीपी ग्रोथ के पीछे कौन से ड्राइवर्स होंगे जो कि इस जीडीपी को बूस्ट करेंगे और वो बूस्टेड जीडीपी पे कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे। तो नेचुरली ध्यान एक ब्रॉड बेस्ड डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर चल रहा है और इसलिए ये रैली अभी जोर पकड़ रही है। सुनील, ये आपने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी, क्रिस वुड ने भी, जेफरीज के जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है, अपने लेटेस्ट नोट में यही बात कही कि जिस तरह से करंट गवर्नमेंट ने बाकी स्टेट इलेक्शंस भी स्वीप किए, यूपी में काफ़ी आ गया, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक इंडिकेशन एक दे रहे हैं कि शायद मोमेंटम 2024 में भी बरकरार रहेगा और उसका मैटर ये है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। एक इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी कंटिन्यूटी और रिफॉर्म्स का मोमेंटम कितना ज़रूरी लगता है आपको? देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड प्ले है और रिस्क में अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक की फैक्टर होता है। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली जो रिस्क प्रीमियम डिमांड करती है मार्केट वो गिर जाती है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिन में एफआईआई फ्लोज भी वापसी दिखाएंगे, क्योंकि ये सर्टेनिटी जो पॉलिटिकल एरिया में हमें मिल रही है, ये ऑयल प्राइस को डिस्काउंट करने के बाद सेक्टर एनालिसिस करेंगे ना, तो एफपीएस भी वापस मेरे ख्याल में लौट आ जाएंगे हमारे मार्केट। All right, morning, Subra. This is Priyanka. Welcome to 18 Hours Swadesh. आप कैसे देख रहे हैं सुब्रमण्यम, आईटी पैक को कैसे देख रहे हैं आप? ग्रोथ स्टॉक्स, अब से अगर आप 3 महीने पहले की बात करें तो एक व्यू ये निकल कर आता था कि यू हैव टू बी वाइजली चूजिंग बिटवीन ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, लेकिन जिस तरह की रैली हमने ग्रोथ स्टॉक से पीछे के दिन में देखी और अब जिस तरह से एक्सेंचर ने भी कमिंग इस क्वार्टर के लिए जो रिजल्ट्स पोस्ट किए, अपनी गाइडेंस दिए आगे, वो ऑफकोर्स रॉबस्ट है। सो ऐसे में आपका व्यू क्या बनकर निकल कर आ रहा है आईटी पैक के लिए? देखिए, आईटी में क्या हुआ ना, आईटी एक हाइब्रिड प्ले है, दुविधा। क्यों मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक दिन में, राइट, जब इंडिया का बूम हुआ था आईटीएस सेक्टर में, जो हमारी जो बेलवेदर कंपनीज जैसे आईटी, इंफोसिस, टीसीएस, ये विप्रो, ये वाले लोगों ने इनिशियल जो कैप्चर किया था ग्रोथ स्टोरी, पर उसके बाद क्या हुआ कि आईटी एक स्टेबल प्ले बन गया था। एक स्टैंडर्ड 7 to 10, 15% ग्रोथ को देखे करीबन एफएमसीजी की तरह बढ़ रहा था, मगर ये पैंडेमिक के कारण
जो बदलाव आया है वर्क फ्रॉम होम में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, और ये सब चीज जो बदल रही है, तो अल्टीमेटली यूजर इंडस्ट्रीज में एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खरीद का खर्चा और कंप्लीटली रिवैम्पिंग देयर बिजनेस मॉडल, ये हो रहा है ऑल सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स में। तो आईटी को एक सेकंड लाइफ मिला है इन टर्म्स ऑफ बैक टू अ ग्रोथ सेक्टर रादर देन अ स्टेबल सेक्टर। अभी इसमें और दो चीज उसको सपोर्ट जो कर रही है वो है कि एडवांस इकोनॉमीज जैसे अमेरिका में अगर ग्रोथ की वापसी हो गई तो और एक बेनिफिट होता है कि वहां इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डॉलर बढ़ता है, अगर डॉलर बढ़ता है तो रुपी वीक होती है। तो आईटी जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए एक सेकेंड विंड है कि एक रुपी डिप्रिसिएशन की स्टोरी भी आके उनको अर्निंग्स को बूस्ट दे सकती है। और तीसरी चीज मैं कहूंगा आईटी में जो इंपॉर्टेंट आ रहा है कि डोमेस्टिक आईटी में भी अभी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, राइट। इंडियन कंपनीज में जो इधर आएंगे, फॉरेन एमएनसीज यहाँ पे सेटअप करेंगे, उनके लिए भी आईटी की डिमांड बहुत ज्यादा होगी बैंकिंग सेक्टर में। तो मेरे लिए आईटी एक सही प्ले है जो ना कि डोमेस्टिक ग्रोथ को भी पकड़ सकता है मगर एक इंटरनेशनल ग्रोथ उसके साथ करेंसी का बेनिफिट भी आ सकता है। तो डेफिनेटली आईटी में एक मल्टी कैप प्ले में देख रहा हूं, खाली लार्ज कैप आईटी की बात नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में भी एक सस्टेनेबल डबल डिजिट ग्रोथ स्टोरी में देख रहा हूं आने वाले दिन में, और इसके कारण एक स्ट्रांग पिक होगा आईटी हमारे पोर्टफोलियोज में। सो मिड कैप आईटी में भी डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं, बड़ी स्टेटमेंट है, शुक्रिया। बिल्कुल साथ ही मिस्टर सुब्रमण्यम, अगर आप कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को ट्रैक कर पा रहे हो और आई एम श्योर आपने अब Q4 किस तरह से निकल कर आएगा, नेक्स्ट ईयर के Q1 में किस तरह के सेक्टर या स्पेसेस, कंसिडरिंग कि जिस तरह के टर्मोइल रहे हैं ग्लोबली जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, क्रूड के फ्रंट पर, कौन से सेक्टर्स ऐसे जो सरप्राइज कर सकते हैं जहां पर मे बी वी कैन बेट ऑन? देखिए, मेरे को सरप्राइज इस बार दिख रहा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, फर्स्ट मेरे को डिफाइन करनी चाहिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी माने क्या है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी माने तीन क्षेत्र होते हैं उसमें। एक होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ऐसी चीज। दूसरी होती है ऑटो, ओके, और तीसरी होती है हाउसिंग। ये सबको मिला के हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस मानते हैं। और उसके अंदर इस समर में, क्योंकि 2 समर्स कंटिन्यूअसली कोविड के कारण बैक टू बैक फ्लॉप रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की स्टोरी, और इस बार क्योंकि बाय एंड लार्ज अभी ओमिक्रॉन एक कंट्रोल में दिख रहा है और ओवरऑल माहौल भी अभी ठीक है, तो इस समर में मैं समझता हूं कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज अपनी सेल्स को लाइफ टाइम हाई पोस्ट कर सकती है इस समर में। तो मेरे को वो एक सरप्राइज सेक्टर होगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको डिस्काउंट कर रहे हैं मगर मेरे ख्याल में एक्चुअल नंबर्स सरप्राइज कर सकती है ऑन द अपसाइड, वो एक चीज है। सेकंड मैं कहूंगा कि हाउसिंग में भी राइट एक कंटिन्यूड मेरे को ग्रोथ की दिशा दिख रही है, राइट। एंड ऑटो में बहुत साल के बाद एक बाउंस बैक की जरूरत है, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट्स का जो डर था कि बहुत जबरदस्त बढ़ेंगे, नहीं हुआ। इनफैक्ट ये रीसेंट क्राइसिस के कारण शायद आरबीआई में भी एक डिले होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक। तो एक सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट रिजीम जो चल रही है, तो उसमें मेरे को ये एक सेक्टर सरप्राइज दे सकती है अगले क्वार्टर्स में मेरे ख्याल में। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक जब हम चौथी तिमाही के नंबर्स की बात करें, नंबर्स से ठीक पहले आप सुनील सुब्रमण्यम की राय भी देख रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हाउसिंग, रियल एस्टेट, इनफैक्ट रियल एस्टेट से जुड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव आउटकम्स अब आना शुरू हो चुके हैं, और साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस में भी रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिख सकता है। सुनील, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड, जिस तरह से बाजार में हम फिलहाल मूवमेंट देख रहे हैं, ऑफकोर्स नेक्स्ट सीजन ऑफ रिजल्ट हमारे सामने हैं, और जब हम रिजल्ट्स की ही बात करें तो ऐसे में कमोडिटी बेस स्पेस लाइक स्टील, वो आपको कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि आज सुबह ही हमने स्टील स्पेस, मेटल स्पेस पर जिस तरह से अपमूव्स आने की बात कही थी, सही साबित होता हुआ अभी जब निकुंज ने आज सुबह कहा था कि मेटल स्पेस पर आपको नजर रखनी है, अभी अगर हम देखेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म करता हुआ जरूर दिख रहा है। कमोडिटी बेस्ड है, कमोडिटी में जो भी इंपैक्ट आ रहा है या उथल पुथल हो रही है, वॉलिटिलिटी है, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टील पर जरूर पड़ता हुआ दिखता है। ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज भी हैं जो कि इसे इम्पैक्ट करते हैं। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर? देखिए, मेरे ख्याल में कमोडिटी प्ले, देखो वॉर के कारण कमोडिटी प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ऑयल के ऊपर एक प्रेशर आता है वॉर के कारण। सेकंड, डिफेंस की इक्विपमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड होता है स्टील का ज्यादा। तो ये ग्लोबल साइक्लिकल जो मेटल्स प्ले में हम मानते हैं कि ग्लोबल सिक्लिकल है। तो ग्लोबल सिक्लिकल प्ले में क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी में राइट, अगर वी आर अ कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री,
तो ओवरऑल इकोनॉमी में इसका असर उतना अच्छा नहीं होगा अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं। तो नेचुरली अगर स्टील ऐसे कमोडिटी सेक्टर्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, ऐसे जो वॉर लाइक सिचुएशन और परसिस्ट हो गई तो डेफिनेटली वो चीज आप देख सकते हैं। बट मेरे ख्याल में एक लॉन्गर टर्म कॉल लेना मेटल्स के सेक्टर के ऊपर अभी बहुत एक रिस्की सिचुएशन है, क्योंकि प्राइसेस ऑयल की भी देखा आपने कितने गायरेशंस हो रहे हैं, राइट। एक बार 140-50 तक जाएगी सोचा, फिर 100 के नीचे आ गई, अभी वापस 110 के करीब आ रही है। तो वॉलेटिलिटी जो है इसमें क्या होता है ना कि कमोडिटीज में दो तरह के कमोडिटीज होते हैं। एक होता है कि ऑयल और स्टील, जहां पे डिमांड सप्लाई के अलावा ग्लोबल प्लेयर्स का एक शॉर्ट करना उस स्टॉक को और या उस सेक्टर को या खरीदारी करना, एक नॉन डिमांड सप्लाई फैक्टर्स आके कमोडिटी को रूल करते हैं, राइट। तो एक है फ्यूचर ग्रोथ, एक है करंट ग्रोथ, एक है फ्यूचर क्या आउटलुक दिख रही है। तो मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, मगर लॉन्गर टर्म में सावधान रहना चाहिए कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिख सकती है। तो एक स्टैंडअलोन कमोडिटी प्ले पे एंटर करना जनरली एक रिटेल निवेशक को मैं कहूंगा आप ध्यान से रहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव इसमें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। न्यूज फ्लोज, वॉलेटिलिटी, एक्चुअल वॉर सिचुएशन, गठबंधन बिटवीन देश, ईरान के साथ इतने ज्यादा नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव हो रहा है, तो ये सब चीज मन में देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के ऊपर ये इंटरनेशनल फैक्टर्स का असर भी आता है, क्योंकि डोमेस्टिक स्टील डिमांड स्ट्रांग होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में स्टील का बहुत डिमांड रहता है। मगर खाली वो डिमांड सप्लाई की सिचुएशन नहीं है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी प्राइसेस बढ़ेंगे, इंटरनेशनल प्राइसेस गिर गए तो यहाँ भी गिर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक स्टॉक स्पेसिफिक और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग सिचुएशन रखनी चाहिए अगर आपने कमोडिटीज पे कुछ एक्सपोजर लिया तो। सुनील, बॉम्बे के बहुत बड़े बिल्डर्स ये बता रहे हैं कि प्राइस हाइक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जहां प्राइस हाइक्स नहीं हो पा रहे हैं वहां पे वो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। इस हद तक सीमेंट और स्टील प्राइस हाइक का प्रेशर रियल एस्टेट स्टॉक्स को पड़ रहा है, लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, आपका रियल्टी स्पेस पे क्या व्यू है अक्रॉस रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल? देखिए, रियल्टी स्पेस पे पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज एज इकोनॉमी बाउंसेस बैक अब एक नया डायनामिक आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। कई जगह आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है इनटू हिंटरलैंड, क्योंकि आईटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी इतनी इंप्रूव हो गई है कि सेंट्रल सिटी में ही खाली लोकेशन की जरूरत नहीं है, एक आउटसाइड होम। सेकेंड चीज ये कहूंगा कि मैं अपना पीएलआई स्कीम के जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगे उनके लिए रियल एस्टेट बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस स्पेस। फॉरेन कंपनीज यहाँ के अपना कारखाना लगाएंगे तो हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस भी लगाएंगे, तो वहां से भी डिमांड आ सकता है। और हाउसिंग की बात जैसे मैंने करी ना कि आज स्थिति है कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट्स को देखे और रेंटल यील्ड को देखे तो गैप मेरे ख्याल में 3% के करीब आ सकता है, 3 to 4%। तो अगर आप अपने तनखे से 3 से 4% सेट असाइड कर रहे हैं तो आप दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर भी खरीद सकते हैं। तो आउटलुक ये है मेरे ख्याल में कि शॉर्ट टर्म में डिमांड स्ट्रांग होगा, मगर प्राइस इंक्रीज पास ऑन करना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स है रियल एस्टेट मार्केट में। बहुत से बिल्डर्स में बहुत से स्टॉक बिल्डअप किया इतने सालों से, तो उसको अनसोल्ड इन्वेंट्री को बेचना, उसके बाद ही फ्रेश वो इन्वेंट्री लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर कॉस्ट का प्रेशर शॉर्ट टर्म में रहेगा, मगर डिमांड मजबूत रहेगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपना कॉस्ट इंक्रीजेस को पास ऑन कर सकते हैं। पर 1 या 2 क्वार्टर के लिए शायद उनके अर्निंग्स में थोड़ा असर दिख सकता है इसके कारण। ऑलराइट, साथ ही मिस्टर सुब्रमण्यम, आपका न्यू एज स्टॉक्स पर, इंटरनेट स्टॉक्स पर क्या नजरिया रहेगा? या फिर हम कहें प्लेटफॉर्म स्टॉक, फिनटेक स्टॉक, एक्चुअली ये स्पेस बहुत बड़ा है, इसमें आप किस तरह से व्यू बना रहे हैं? आप हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन यहाँ स्पेस पे भी हुआ, लेकिन अब जिस तरह से चाइना मार्केट में मेल्ट डाउन हुआ, हमने देखा था वहाँ पर फॉरेन लिस्टिंग कंपनीज पर एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, और एक ग्लोबली इंडियन मार्केट्स पर भी इसका एक इम्पैक्ट न्यू एज स्टॉक्स पर आया। आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को, अगर यहाँ कोई आपके फेवरेट्स हो? देखिए, मैं कहूंगा कि इसमें क्या है कि इट्स हार्ड टू पिक द विनर। देखिए, न्यू एज स्टॉक्स में क्या होता है कि जैसे कि एक तरफ स्विगी होगा, फिर जोमेटो होगा, राइट। तो वैसे कॉम्पिटिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और फर्स्ट
अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो वो आके ज्यादा पैसा उठाता है, सब्सिक्वेंट इश्यूज बहुत रीजनेबली प्राइस होने की एक टेंडेंसी में होती है। मगर कौन विनर होगा अल्टीमेटली मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट को छोड़िए, रियल मार्केट में उनकी बिजनेस की जो वैल्यूएशन आज दिख रही है वो ट्रेडिशनल डिस्काउंटेड कैश फ्लो के मॉडल में फिट नहीं होती है। यहाँ पे होता है एक प्रीमियम वैल्यूएशन आता है, क्योंकि अगर उन्होंने इस मूड जो है फिनटेक की और जो वेव जो है, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल इकोनॉमी में जो अपटेशन ऑफ फिनटेक हो रहा है ना, अडॉप्शन, तो उसके ऊपर ये ग्रोथ फैक्टर्स एक असम्पशन है कि ये फिनोमिनली ग्रो होगी, तो मार्केट भी उसको वो वैल्यूएशन दे रही है। मगर करेक्शन जो हुआ है वो लिक्विडिटी के कारण हो रहा है, राइट। मेरे ख्याल में इवन नाउ मैं कहूंगा कि कौन विनर होगा, राइट, इसका टेक्निकल एक्सपर्टाइज मार्केट पार्टिसिपेंट्स का नहीं है, क्योंकि रियलिटी में क्या होगा। तो मेरी एक ही सलाह है कि एक्सपोजर को ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10 या 15% तक रखे, नॉट मोर देन दैट, वन। सेकेंड, उस 10 या 15% के अंदर आप 3 या 4 प्लेयर्स हर सेक्टर में चुनिए, क्योंकि आप डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि जो भी विनर है वो पूरा प्रॉफिट, उसका शेयर पूरा, वो ही विल ग्रैब द शेयर। तो विनर आपके पोर्टफोलियो होना जरूरी है, मगर कौन विनर है ये जानना आज बहुत मुश्किल चीज है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन कीजिए और एक लिमिट कीजिए अपना एक्सपोजर को टू नॉट मोर देन 1/10 और 1/6 ऑफ योर पोर्टफोलियो। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर पोर्टफोलियो जो है बेहतरीन तरीके से बनाने के अगर आप बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल जो विनिंग स्टॉक्स हैं या स्टॉक्स में जो मूवमेंट है उस पर नज़र रखें, और जिस तरह से ट्रेंड नज़र आ रहा है उसे देखते हुए ही आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। ड्रॉ कीजिए राय सुनील सुब्रमण्यम की तरफ से। सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया भी हमें बताने